तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 9। 8 लेक्चर हम निपटा चुके हैं। आशा है कि आपने जो है लेक्चर अच्छे से पढ़े होंगे और जो है एनसीईआरटी यहाँ तक की कंप्लीट कर ली होगी। और आज हम जो है एक उदाहरण देखेंगे। और उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें तो है सारे फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे जो हमने पिछले पढ़ चुके हैं। तो देखो, मैंने आपसे पहले बताया था उदाहरण करने से पहले आपको सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए और आपको जो है थोड़ी पूरी क्लियर होनी चाहिए। और क्लियर है तो सबसे पहले आपको उदाहरण करने की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था कि आप फॉर्मूले और थ्योरी जो है वो पढ़ कर आइएगा और उसके बना जो है आप पहले खुद से ट्राई भी कीजिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाते हैं तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताऊंगा ही। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। बाकी आपको सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ सारे पढ़ के आने हैं और थ्योरी सारी पढ़ के आनी है। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 12.3। और रुकिए जरा, मैं इसको सही कर लेता हूँ। हाँ। तो उदाहरण 12.3 क्या कहता है? प्रयोग प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन में वेग परिकलित कीजिए। रुकिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको जो है कहने का मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु को प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए, मतलब उसको तोड़ने में ले, तो एक हाइड्रोजन को तोड़ के एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो पूछा क्या है सवाल ने? हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, मतलब आर से दर्शाते हैं, और जो वेग जिसको हम वी से दर्शाते हैं, ये क्या हो? समझ गए? प्रश्न हो सकता है आपको समझ में, आशा है कि आ गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले तो ये जो है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो इसको एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, एनर्जी कितनी रखी है अपन को? 13.6। जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो जूल में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसके बाद जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वो कुछ भी आती है, बट वो आएगी किस में? अब जूल में। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमें जो है आर का एक फॉर्मूला पता ही है। E² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। रुपया। आर का नहीं, हमको ई का फॉर्मूला पता है। हाँ, वो आर ई बराबर ही, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आर आएगा तो ई भी कर सकते हो, वहां पे ई ई आर को ऊपर ले जाओ तो ई कर सकते हो। फॉर्मूला जो मैंने मतलब पढ़ा है वही है, माइनस का साइन यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि अब इसको जो है हम क्या करते हैं, आर को ऊपर ले आते हैं, ई को नीचे ले आते हैं, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आर का। क्या बनेगा? माइनस का T² बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। अब ई की वैल्यू हमें पता है, जो कि हमने यहाँ से निकाल ली है। E² सबको पता है, 1.1 10 की घात -19 का स्क्वायर। 8 पता है, 8 तो एक नंबर है। पाई हमको पता है, और 22/7, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में पता ही है, 8.85 × 10⁻12। तो मुझे सबकी वैल्यूज पता है। ये देखिए। हाँ, तो मुझे सबकी वैल्यूज पता है, तो वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर आएगा वो आर हो जाएगा। वेग कैसे निकालेंगे? तो वेग का भी फॉर्मूला जो है हमें पता ही है पहले से। वेग का फॉर्मूला होता है E/4 पाई
एम आर, ये जो है वी का फॉर्मूला होता है, जिसमें एम जो है हमको पता ही है, और आर जो है आर जो है हम निकाल ही चुके हैं इसके बाद, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ई जो है हमको पता है, तो यहाँ से वी निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसको कि जो है एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, इसका हल जो है वो कैसे दिया हुआ है। चलिए, ये देखिए, तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जो है सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे जूल में, जूल में कन्वर्ट करने के लिए -13.6 गुणा किसे किया, 1.6 गुणा 10 की घात -19 से गुणा किया, इससे गुणा करने के बाद जो है अपनी जूल में जो है वो एनर्जी निकल आई, कितनी निकल आई, ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा जो है जूल में निकल आई, कितनी निकल आई, माइनस का 22 गुणा 10 की घात -18 जूल। अतः समीकरण 12.4 में हमें प्राप्त होगा, ई का फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा है क्या होता है, माइनस का ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जिसमें सारी वैल्यूज जो है मतलब, और जो है ई की वैल्यू वो कितनी दी हुई है, जो हमारी निकली है -2.2 गुणा 10 की घात -18। अब देखिए, यहाँ ये सबसे पहले माइनस, तो माइनस 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 से तो कट ही जाएगा, उसके बाद हमको आर की वैल्यू निकालनी है, तो आर को इधर ले आओ, उसको सारे ऊपर ले जाओ, 8 पाई, पाई नहीं, इस पे काम करते 22.22, यहाँ छोड़िए इसको, रुको जरा, गुणे 22.7, सॉरी 22/7, गुणे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो रख दीजिए, यहाँ पे मैं रख नहीं रहा हूँ क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट होगा, पता ही है सबको, गुणे आर की वैल्यू, और जो ई है जिसको हम नीचे ले आएंगे 2.2, गुणे 18, और जब इसको सॉल्व करोगे जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी आर की वैल्यू, समझे आप, इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आती है वो होगी हमारा आर का आंसर। तो चलिए फटाफट इसका हल जो है वो देखते हैं आगे। तो इन्होंने जो है देखो डायरेक्ट वैल्यू रखी है, जैसे जो ई स्क्वायर की वैल्यू जो है डायरेक्ट उन्होंने रख दी, 1.6 10 की घात -19 का जो स्क्वायर, सीधा जो है यहाँ पे वैल्यू रखी है, रुकिए जरा। हाँ, अब देखिए, उसके बाद क्या है, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सबको पता है, और इन्होंने जो क्या है कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9.9 गुणे 10 की घात 9 कैसे आया, तो सिंपल है, देखिए मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे जो ई स्क्वायर गुणे एप्सिलॉन नॉट ई है, इसको हम कैसा लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बटा, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने केवल चीजों को तोड़ा ही तो है, जो है जब नीचे को आप गुणा करोगे नीचे, तो 4 दूनी 8 से आएगा, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ई हो जाएगा, तो बस सिंपल है। तो अब जो है आपको जो है पहले ही पता है, 2 मिनट रुकिए, कि जो ये है इसकी वैल्यू आपने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पड़ी होगी, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9 गुणे 10 की घात 9, ठीक है। तो सिंपली इसकी जो वैल्यू यहाँ पे रखी है, ये देखिए, 9 गुणे 10 की घात 9 यहाँ वैल्यू रखी, उसके बाद जो है 1.6 गुणा 10 की घात -19 का स्क्वायर जो है वो इसकी वैल्यू है ई स्क्वायर की,
और ये फिर बचा ये इतना पार्ट, तो ये इसका जो दो है वो ये रहा। और ई की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, जो जूल में हमने निकाली थी वो ये रही। तो सिंपल इन्होंने डायरेक्ट वैल्यू रखी है। और इसको जब इन्होंने हल किया और आंसर निकाला तो वो आया 5.3 × 10⁻11 समझे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो निकला है हमारा आर। अब प्रश्न में क्या पूछा था, प्रश्न में अब और आगे क्या पूछा था उन्होंने ये देखिए, इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग भी हमें निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेग कैसे निकालेंगे। हम्म, उसके लिए जो मैंने आपको एक फॉर्मूला जो है बताया था वेग का, वेग का फॉर्मूला हमने जो है क्लास में पढ़ा था अपनी, ई बटा अंडर रूट, थोड़ा गलत बन गया बट थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, 4 पाए, हाँ 4 पाए, हाँ अरे रुकिए जरा, अंडर रूट 4 पाए एप्सिलॉन नॉट एम इंटू आर। तो आर तो हमने अभी हल निकाला, एम पता है हमें, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू में पता है, ई जो है हमें पता है। अब डायरेक्ट वी निकालना है तो इससे नहीं निकाल पाएगा, अगर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है आ जाएगा। तो चलिए एनसीईआरटी उसका हल देखते हैं। तो देखिए, परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग, समीकरण 12.3 से m बराबर 9.1 × 10⁻31 के जी, सबको पता है कि जो है इलेक्ट्रॉन का जो है यही मास होता है, लेकर परिकलित कर सकते हैं। तो मेरा जो है मास है 9.1 × 10⁻31 के जी लेकर हमने जो है ई बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम आर जो है डायरेक्ट वैल्यू की। तो यहाँ पे देखिए, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 × 10⁻19। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन 4 पाई, पाई की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। और एम की वैल्यू अब हमें क्या रखनी है, 9.1 × 10⁻31 के जी। आर जो है हमने अभी हाल निकाला, कितना आया था, रुकिए जरा मैं देख बताता हूँ आपको। आर हमारा कितना आया था, 5.3 × 10⁻11 मीटर। आर मीटर ही में आएगा। और जो यहाँ पे ऊपर जो लिखी हुई है यूनिट्स, ये देखिए जैसे कि आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये है, ये है और ये है। जब आप इनको अच्छे से लिखेंगे, जूल को भी आप कन्वर्ट कर लेंगे। और जब इसको इनको केवल इनको इनको हटा देंगे, मान लीजिए इनको हटा दिया आपने सारी, केवल आपने जो है यूनिट यूनिट देखी, तो आपकी यूनिट जो है मीटर ही निकल के आएगी। आप खुद इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, घर पर ट्राई कीजिएगा। आपको क्या करना है कि इसको मीटर जो है निकाल के दिखाना है, मीटर जो है इसको सॉल्व करने में मीटर आना चाहिए, तो वो आपको निकाल के दिखाना है। ये मेरा होमवर्क है आपके लिए, और इसको आपको निकालना जरूर है। और इसको मीटर निकाल के दिखाइएगा। और बाकी 5.3 × 10⁻11 आंसर आया था। और यहाँ पर आर 5.3 × 10⁻11 रखेंगे। उसके बाद जो है हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने पर 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की जो है वेग इसका आएगा। तो आप आपके लिए समझने का जरूरत ये है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होगी तो आप सवाल को जल्दी कर पाओगे। और अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगी तो हो सकता है आपको जो सवाल करने में जो बहुत समय लग जाए। तो फायदा उसी को मिलेगा जो जल्दी कर लेगा। तो आपको थोड़ा इस पर ध्यान देना है कि जो है आप सवाल को जो है वो जल्दी कर पाओ। क्यों, समझ, सीधी सी बात है, जो जल्दी कर देगा उसको फायदा मिलेगा, जो लेट करेगा उसको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको जो है अपना फायदा देखना है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को मतलब देखिए। और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी, कैलकुलेशन फास्ट होगी बार बार सवाल और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा सवालों को लगाने की। मैथ अगर आपकी फास्ट होगी तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल आप फटाफट कर ही लोगे। लेकिन अगर आप जो है फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ज्यादा करते हो तो आपकी जो है कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती जाती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरी फास्ट नहीं है तो मैं कैसे करूंगा, आप करते जाइए, आपकी अपने जो है धीमे धीमे कैलकुलेशन स्पीड तेज हो जाएगी। और आप भी फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे या कुछ भी। आपको अगर मेथड आता है, थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन आपने जो प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन की, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट कर पाओगे। और थोड़ी प्रैक्टिस जो है कुल मिला के प्रैक्टिस अगर होगी, कठिन देखिए एक बात हमेशा याद रखना, एक होता है जिसके अंदर जो चीजों को जल्दी पढ़ लेता है और जिसको बोलते हैं जो स्मार्ट वर्क करता है, और एक बंदा होता है जो हार्ड वर्क करता है। तो आपने हर जगह देखा होगा कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से हार जाता है, ये बात फैक्ट है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क से हमेशा हारता है। लेकिन अगर स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क करना छोड़ दे तो वो कभी जीत नहीं सकता। तो आप जो है अगर हार्ड वर्क करेंगे और इसमें और आपको हार्ड वर्क करेंगे, और एक बात याद रखिए, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो किस्मत को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा।
हार्ड वर्क के सामने स्मार्ट वर्क तभी झुक सकता है जब स्मार्ट वर्क जो है हार्ड वर्क ना कर रहा हो। तो कुल मिला के हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। स्मार्ट वर्क थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही है, साथ में उसमें स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क करना है, समझे आप? तो आपको जो है हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको करना ही करना है। और जितना ज्यादा आप परिश्रम करोगे उतनी ज्यादा आप जो है सफलता पाओगे। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप तगड़े तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे, उतना ही जल्दी कर पाओगे। तो आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है ज्यादा करनी है, मेरे हिसाब से आप जितना कर पाओ उतना कम है। और इस क्वेश्चन में से ज्यादा से ज्यादातर तो मैं ही करा दूंगा, बट जो उदाहरण था एक्सरसाइज दी हुई है चैप्टर के बाद, वो भी आप करिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको बिल्कुल जो है उसके बाद जो है आपको थोड़ा हाँ, कर पाएंगे आप सवालों को ठीक से, और आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एग्जैक्ट क्वेश्चन को लेके। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा उदाहरण 12.3। और जो पहले से मैंने जैसा बोला था, जो उदाहरण वगैरह मतलब जो फॉर्मूले पढ़ के आए होंगे, थ्योरी पढ़ के आए होंगे ना, तो बिल्कुल चुटकियों में उड़ाए होंगे न्यूमेरिकल। तो मुझे पता है कि जो तो पढ़ रहा है वो तो पढ़ेगा, और नहीं पढ़ रहा है उसके लिए तो मैं कहूंगा भाई अभी भी समय है, पढ़ना चालू कर दो। जाओ एनसीईआरटी रीड करके आओ, सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ो, सारी थ्योरी अच्छे से क्लियर करो, उसके बाद सारे उदाहरण जो है करके देखो, आप चीजें बन जाएंगे। चलिए कलम क्या पढ़ेंगे? कलम परमाणु या स्पेक्ट्रम देखेंगे, और बहुत मजा आएगा आपको इसमें देखने के बाद। बहुत ही मस्त टॉपिक है, और आपको मजा आ जाएगा वो टॉपिक पढ़ के। तो चलिए कल मुझे पढ़ाने में ही मजा आ जाएगा, तो पढ़ने में क्यों नहीं आएगा? तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में परमाणु स्पेक्ट्रम के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।